नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस में। साथियों, ये जो लाइनें लिखी हुई हैं, ये लाइनें कहीं ना कहीं हमें हौसला देती हैं, कहीं ना कहीं हमको हमारे अंदर जो एक मेहनत करने की जो ललक होती है उसको प्रेरणा देती है। किस्मत लकीरों में नहीं लिखी होती, किस्मत लकीरों में नहीं लिखी होती, बल्कि मेहनत करके खुद इसे लिखना पड़ता है। तो साथियों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है साइकोलॉजी में पेडागोजी, और पेडागोजी को हम स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी की पेडागोजी है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। और साइकोलॉजी में पेडागोजी के मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये 10 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं, आने वाले यूपी टेट और सी टेट की दृष्टि से इन 10 क्वेश्चनों में से अगर आपको 5 क्वेश्चन ना मिले, गारंटी इस बात की। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन है साथियों, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? देखिए, कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत, और ये उसी पर आधारित पहला क्वेश्चन है। तो इसने बताया है कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो मैंने अभी बताया कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी? नैतिक विकास का सिद्धांत। जो बच्चे अपने विकास का अपना जो विकास करते हैं, बच्चे जब सीखते हैं तो वो कुछ निम्न चरणों से गुजरते हैं, और वो उनका जो नैतिक विकास है उसके द्वारा वो सीखते हैं। तो यही कारण है कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा। कौन सा? नैतिक विकास के चरण के माध्यम से बच्चों का विकास होता है। ना तो उसने संज्ञानात्मक की बात करी, क्योंकि संज्ञानात्मक की बात किसने करी थी? जीन पियाजे ने करी थी। शारीरिक विकास की बात उसने नहीं कही, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। संवेगात्मक विकास की बात इसने नहीं की, ये भी नहीं हो सकता। नैतिक विकास की बात की थी, तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है साथियों, अगले को वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवधान एवं अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से। तो आपको मैं बता दूं, जीन पियाजे की जो थ्योरी थी वो थी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। जस्ट उसके जो बाद जो थ्योरी दी थी वाइगोत्स्की की थ्योरी, वो थी सामाजिक संदर्भ के आधार पर। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे जब सीखते हैं तो वो सामाजिक इंटरेक्शन से सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं। तो उसने सामाजिकता की बात करी थी, सामाजिक संदर्भ की बात करी थी। तो ये इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनर्बलन से ये ऑप्शन हो नहीं सकता। व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से ये भी नहीं हो सकता, व्यवहार की बात ही नहीं की उसने। अवधान और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से इसकी बात नहीं की। और डी बात की थी उसने उसके सामाजिक संदर्भ से। सामाजिक संदर्भ से बात की थी क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे जब सीखते हैं तो सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं। ये कहा था वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में। चलिए साथियों, ये है तीसरा क्वेश्चन, और इस तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है? अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक है? अधिगम में, जो सीखने में जो आकलन है वो क्यों आवश्यक है? ग्रेड एवं अंकों के लिए। क्या हम अधिगम ग्रेड और अंकों के लिए करते हैं? ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत। जांच परीक्षण के लिए। क्या बच्चों को हम जो अधिगम कराते हैं, जो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, क्या वो वास्तव में जांच के लिए, परीक्षण तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन है प्रेरणा के लिए, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, कहीं ना कहीं इन दोनों से अच्छा है। डी ऑप्शन है पृथक्करण एवं श्रेणीकरण के उद्देश्य के लिए, यानी कि पृथक्करण का मतलब होता है अलग करने, यानी कि हम बच्चों को अलग करने के लिए सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये भी डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रेरणा के लिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, प्रेरणा के लिए। हम सीखने, अधिगम में आकलन किस लिए किया जाता है? अधिगम में आकलन किस लिए किया जाता है? प्रेरणा के लिए किया जाता है। इसके लिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है साथियों? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? जो आज की प्रचलित योजनाएं हैं, जो चल रही हैं, उनमें नई नई योजनाएं, नई नई जानकारी जोड़ने के लिए उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है समायोजन। बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि समायोजन किसी परिस्थिति, किसी मेथड, किसी टेक्निक का किया जाता है। दूसरा, साम्य धारण, इक्विलिब्रियम, बिल्कुल नहीं हो सकता।
ये दोनों हो ही नहीं सकते। तीसरा आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है कि नई नई चीजों को किसी पुरानी चीज के साथ जोड़ना, नई नई चीजों को पुरानी चीज के साथ जोड़ना, यानी कि नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना, तो वो कहलाता है आत्मसातीकरण। तो वही चीज ये है कि प्रचलित योजना जो चल रही है उनमें नई जानकारियों को जोड़ने को क्या कहा जाता है, आत्मसातीकरण कहा जाता है। ना ही ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता, ना एडजस्टमेंट कहा जाता, ना साम्य धारण यानी कि इक्विलिब्रियम भी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, वंचित समूहों के बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, यह क्या कहलाता है, यानी कि इसका अभिप्राय क्या है। तो साथियों आपको मैं बता दूं, जब मैंने आपको समावेशी शिक्षा के बारे में बताया था, तो समावेशी शिक्षा ये होती है कि कुछ वंचित बच्चों को, वंचित बच्चों को मुख्य धारा वाले बच्चों के साथ लाया जाए और उनको पढ़ाया जाए। यानी कि अब जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं या वंचित बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों को विशेष बच्चों के साथ, यानी कि बहुत अच्छे प्रतिभाशाली बच्चों के साथ बैठाकर उनको पढ़ाया जाए, यानी कि सबको एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाए। यही एनसीएफ 2005 ने कहा है, यही समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, वंचित समूहों के बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या, विशेष शिक्षा हो नहीं सकती, स्पेशल एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा हो नहीं सकती, समावेशी शिक्षा होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन, अपवर्जक शिक्षा हो नहीं सकती। तो इसके 3 ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन कौन सा सही है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, समावेशी शिक्षा, जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को एक साथ, सभी को एक साथ बैठाकर पढ़ाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों छठा क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। देखिए लिखने संबंधी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। लिखने संबंधी जो प्रॉब्लम होती है, जब बच्चा उल्टा लिखता है, सीधा लिखता है, टेढ़ा लिखता है, जो लिखने संबंधी प्रॉब्लम है उनको, उस चीज को, उस बीमारी को हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। लिखावट संबंधी यानी कि राइटिंग संबंधी जो बीमारी है बच्चे के अंदर, उसको क्या कहा जाता है साइकोलॉजी में, उसको कहा जाता है दोस्तों डिस्ग्राफिया। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, डिस्ग्राफिया। लिखने संबंधी जो प्रॉब्लम होंगी उसको कहेंगे हम डिस्ग्राफिया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन में भाषा बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। सामाजिक अनुभव संज्ञानात्मक विकास की बात उसने नहीं कही थी, क्योंकि जीन पियाजे ने सामाजिक अनुभव की बात नहीं कही अपने सिद्धांत के अंतर्गत, सामाजिक अनुभव की बात कही थी वाइगोत्स्की ने बताया था कि सामाजिक इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन जो था वो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन होगा जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परिपक्वता भी करेगी प्रभावित और क्रियाकलाप यानी कि क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं बच्चे के विकास को प्रभावित करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस। सोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या है। तो मैंने सामाजिकरण में बताया था कि बालक जब अपने समाज के, जब बालक किसी समाज में पैदा होता है या किसी समुदाय में पैदा होता है, तो समाज, वो समुदाय, वो जाति उस बालक के ऊपर कुछ ऐसे नियम, उसका कायदे कानून, उसके रीति रिवाज होते हैं जिनको बालक उन्हें स्वयं ग्रहण करता है, उन्हें अर्जित करता है और उनके अनुरूप व्यवहार करता है। तो हम ये कहते हैं कि बालक का सोशलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है। यानी कि कुछ नियम, कायदे कानून, मूल्य, अपेक्षाएं, कुछ अपेक्षाएं होती है समाज के बच्चे से, वो अपेक्षाएं उनको अर्जित करता है, मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं, इन सबको वो अर्जित करता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करता है। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिकरण क्या होता है, जब समाज में, जिस समाज में बालक पैदा होता है उसके मूल्यों को, उनके विश्वासों को, उनकी अपेक्षाओं को अर्जित करता है। तो यही क्या कहलाता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की
प्रक्रिया सामाजिकरण नहीं है। घुलने मिलने एवं समायोजन करने की प्रक्रिया सामाजिकरण ये भी नहीं है। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करके सीखने की, यानी कि किसी समाज की आलोचना करना सामाजिकरण होता ही नहीं है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मूल्यों और विश्वासों और अपेक्षाओं को अपने अंदर अर्जित करना, समाहित करना और उनके अकॉर्डिंग बच्चा व्यवहार करता है, उसको कहते हैं सामाजिकरण। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? इस प्रश्न के विषय में कौन सा प्रश्न, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, इस प्रश्न के विषय में कौन सा सही नहीं है? ये ध्यान रखना, नहीं है पूछा है, क्यों? तो ये नहीं है पूछा है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ये अच्छी बात है, बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। दूसरा, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, क्योंकि बच्चों को सीखने के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, भिन्न भिन्न वे होते हैं सीखने के। तो ये बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी बात सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे जब सीखते हैं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे खुद से प्रेरित होते हैं और सीखते हैं, तो ये भी सही है। चौथा है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे केवल कक्षा में ही नहीं सीखते, जहां उनको ज्ञान मिलता है बच्चे हर कदम, क्योंकि सीखने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और जब पैदा होने के बाद धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, तो बच्चे का जो लर्निंग है वो भी चलता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जन्म के बाद मृत्यु तक लर्निंग चलती ही रहती है। तो हम बच्चे केवल कक्षा में ही नहीं सीखते, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो बच्चे के किस प्रकार से सीखते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक इस प्रकार प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो इसका मतलब कौन सा सही नहीं है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, जब एक शिक्षक यह समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है, यानी कि इसमें यह कहा है कि अध्यापक की सोच कैसी है, वो चीज दर्शाती है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि लड़के जो होते हैं वो स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में अच्छे होते हैं, तो ये क्या उसका कौन सा रूप दर्शाता है शिक्षक का, वो चीज समझनी है। जेंडर पक्षपाती, बिल्कुल जेंडर पक्षपाती की बात कर रहा है, क्योंकि लड़के लड़कियों में फर्क दिखा रहा है कि लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां अच्छी नहीं होती, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है, ये सही हो सकता है। शिक्षाप्रद होगा, अध्यापक शिक्षाप्रद है, ये शिक्षाप्रद की बात नहीं कर रहा। अगर इस ऐसी सोच वाला शिक्षक है तो वो अब शिक्षाप्रद नहीं है, वो शिक्षक सही दृष्टिकोण वाला भी नहीं है। अगर इस तरह की सोच शिक्षक रखता है तो उसका जो दृष्टिकोण है, जो उसका एटीट्यूड है, वो सही नहीं है। चौथा है नीतिपरक, नीतिपरक भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हो जाएगा साथियों जेंडर पक्षपाती है वो टीचर, उसकी सोच जेंडर पक्षपाती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो साथियों ये थे 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपके सीटेट यूपीटेट में बार बार रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं। इनमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो साथियों ऐसे ही 10 क्वेश्चन और मैं लेकर आऊंगा अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए देखते रहें रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। जय हिंद।